हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मदर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 23, 24 और 25 दिसंबर की करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। आइए, पहला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस अभी हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 23 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के पांचवें प्रधानमंत्री कौन थे? श्री चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। श्री चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। अगर पूछा जाए इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब था, कब से कब तक था, तो 28 जुलाई 1979 से 19 जनवरी 1980 तक इनका क्या था? प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। और इनका जन्म देखा जाए तो 23 दिसंबर इनका जयंती देखा जाए अर्थात जन्म तो 23 दिसंबर 1902 से 20 मई 1987 तक इनका क्या हुआ था? जयंती और इनके मृत्यु हुआ था। यानी 23 दिसंबर 1902 को जन्म और 20 मई 1987 को उनका मृत्यु हुआ था। और इनको 2024 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती के अवसर पर? तो चौधरी चरण सिंह कौन थे? भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1979 से 1980 तक और ये जयंती उनका 23 दिसंबर है। और देख लेते हैं भारत 2024 में इनको दिया गया भारत रत्न। तो 2024 में टोटल कितने लोगों को दिया गया भारत रत्न, इसको भी देखना होगा। तो टोटल 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, ये इनको क्या कहा जाता है? जननायक के नाम से जाना जाता है। और ये इनको मरणोपरांत इस बार भारत रत्न दिया गया 2024 का। और दूसरे हैं MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। इनको हरित क्रांति के जनक कहा जाता है भारत में। ये भी इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 में। अगले हैं PV नरसिम्हा। PV नरसिम्हा ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और इनको भी मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगले हैं लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री हैं और इनका कार्यकाल कब से कब तक था उप प्रधानमंत्री का? यानी तो 1999 से 2004 तक इनका कार्यकाल था उप प्रधानमंत्री के कार्यकाल का। तो ये लगभग ये अटल बिहारी वाजपेयी का जब तीसरा टर्म चल रहा था प्रधानमंत्री का 1999 से 2004, उस बीच ये क्या थे? भारत के उप प्रधानमंत्री थे और ये बीजेपी पार्टी संबंधित थे। और बीजेपी पार्टी की स्थापना देखा जाए तो 1980 में स्थापना होता है भारतीय जनता पार्टी। और 5वें है भारत रत्न सम्मानित होने वाले 2024 में तो चौधरी चरण सिंह जी हैं, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के CM भी थे। क्या थे? CM मतलब मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। और 1952 में कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। अर्थात इन्होंने 1952 में कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। किसने? तो चौधरी चरण सिंह ने। और किसानों के हितों और कल्याणकारी अधिकारों का समर्थन किया था चौधरी चरण सिंह। तो हम लोग इससे ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर। इन चौधरी चरण जी को 2024 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 2024 में टोटल 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान किया गया था भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 2024 से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय ये भी दिवस से संबंधित है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अर्थात कब मनाया जाता है? ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता था? 23 दिसंबर को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। यहाँ से एक बिंदु ये भी बनता है कि उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 में ये लागू हुआ था। और हमारे वर्तमान में उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? तो श्री प्रहलाद जोशी। कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। श्री प्रहलाद जोशी कौन है? केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। कौन? श्री प्रहलाद जोशी जी। और इस बार 2024 का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का थीम क्या है?
वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, अर्थात वर्चुअल सुनवाई करना है और उपभोक्ता न्याय पर डिजिटल सुनवाई करना है। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का थीम है, आपको ध्यान रखना है। अगर देखा जाए तो इस बार उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से सुरक्षित बनाने के लिए जागो ग्राहक ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। अर्थात 2024 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर डार्क पैटर्न से सुरक्षित बनाने के लिए जागो ऐप जारी किया गया और जागृति ऐप जारी किया गया और जागृति डैशबोर्ड जारी किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तीसरा, सुशासन दिवस। अर्थात सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखा जाए शुरुआत कब हुआ था, इसकी घोषणा कब हुई थी, 2014 में प्रधानमंत्री जी की जब सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी थी, तब ये उन्होंने घोषणा किया था कि अब 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाता है, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। और 2024 में अगर पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जयंती मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है, 100वां जयंती मनाया जा रहा है, किसका, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उद्देश्य क्या है मनाने का, सरकार में जवाबदेही और भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना। ये मेनली क्या है, इस दिवस का उद्देश्य है कि क्या, सरकार में जवाबदेही और भारतीय लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, और मृत्यु हुआ था 16 अगस्त 2018 को दिल्ली एम्स में इनका निधन हुआ था। और ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। क्या थे, भारत के ये 10वें प्रधानमंत्री थे। ये प्रधानमंत्री के तौर पर 3 बार इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यकाल किया है, 3 बार ये प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। तो कब कब रहे देख लेते हैं। तो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक 13 दिनों के लिए ये प्रधानमंत्री बने पहली बार। दूसरी बार 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक 8 माह के लिए दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने। और 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनको सन 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया, 2015 में भारत रत्न से सम्मान किया किसे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उसी समय इनके साथ ही 2015 में ही मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 11वां ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, अर्थात इन शूटिंग संबंधित है ये। और इसको 11वां ISSF जूनियर वर्ल्ड कप कब कौन आयोजित करेगा, तो ये भारत में आयोजित होगा। भारत इसका मेजबानी कर रहा है, पहली बार इसका आयोजन हो रहा है भारत में। और कौन सा संस्करण है ये, तो 11वां संस्करण है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप का। और इसकी शुरुआत देखा जाए तो 2016 में इसकी शुरुआत होती है। और इसमें मेनली क्या होता है कि अंडर 21 ईयर के खिलाड़ियों को, जो 21 से कम उम्र के आयु के खिलाड़ी हैं, उनको क्या किया जाता है, निशानेबाजी की प्रतियोगिता कराई जाती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देश का पहला उड़ान यात्री कैफे। अब देश का पहला उड़ान यात्री कैफे कहाँ स्थापित किया गया, इसको देख लेते हैं। तो देश का पहला उड़ान यात्री कैफे सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थापित किया गया हवाई अड्डे पर। अर्थात देश का पहला उड़ान यात्री कैफे कहाँ शुरू हुआ है, तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में इससे शुरू किया गया। और ये इसका उद्देश्य क्या है, मेनली किफायती मूल्य पर खाने पीने की वस्तुओं को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो हमने क्या देखा, 25 दिसंबर सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। और भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभाया और 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चौथा हमारा प्रश्न क्या था, 11वां ISSF जूनियर वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हो रहा है 2025 में, और शुरुआत 2016 में हुआ था और पहली बार भारत इसका आयोजन कर रहा है।
देश का पहला उड़ान यात्री कैफे कहाँ शुरू हुआ है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में इसका शुभारंभ हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है, वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए अगला प्रश्न हमारा 6ठा नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अर्थात भीम अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना किस सरकार ने शुरू की है, यानी कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है हाल ही में। अगर पूछा जाए किसके लिए किया गया, तो ये दलित बच्चों की विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई और आने जाने के खर्च के लिए ये योजना शुरू की गई है, ताकि दलित बच्चों का शिक्षा में बेहतर सुधार हो सके। इसलिए तो हमको याद रखना है क्या कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना किसने शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू की है। अब बात दिल्ली की है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हमने क्या बोला, वर्तमान में। तो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन? आतिशी मारलेना है। क्या है? आतिशी मारलेना। इनसे पूर्व कौन थे मुख्यमंत्री यहाँ के? तो अरविंद केजरीवाल थे। और वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री? आतिशी मारलेना है। और उपराज्यपाल कहाँ यहाँ के कौन है वर्तमान में? तो विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7, श्याम बेनेगल। क्या है? श्याम बेनेगल। अब इनका निधन हुआ है, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये फिल्म निर्माता थे। क्या थे? ये फिल्म निर्माता थे श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल क्या निधन हुआ? ये कौन थे? फिल्म निर्माता थे। अगला प्रश्न हमारा 8वां आज का 69वां अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड 2024। क्या है इसका? तो 69वां 69वां अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड 2024 कितने लोगों को दिया गया? 101 लोगों को दिया गया। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि याद रखने जैसा है। क्योंकि यही पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को दिया गया है 69वां अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड 2024। तो 101 लोगों को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव। इनके द्वारा यह पुरस्कार वितरित किया गया। अगर इसका थीम पूछा जाए तो मैं हूं भारतीय रेल, ये इसका थीम रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 9वां नंबर प्रश्न, भारत का पहला बायोबिटमिन आधारित नेशनल हाईवे स्ट्रेच का उद्घाटन हाल ही में किया गया। किसके द्वारा किया गया? इसको देख लेते हैं। तो हाल ही में उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? नितिन गडकरी। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि भारत का पहला बायोबिटमिन आधारित नेशनल हाईवे स्ट्रेच नितिन गडकरी द्वारा ये उद्घाटन किया गया, केंद्रीय मंत्री है। अब स्ट्रेच मतलब अर्थात ये पूरा अगर हमारा हाईवे है तो यहाँ पे तो थोड़ा सा जो क्षेत्र बनाया गया है इसी को स्ट्रेच कहा जाएगा। और यहाँ पे थोड़े से जगहों पर ये कार्य किया गया है जो इसको बायोबिटमिन आधारित किया गया है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। और ये NH 44 अर्थात NH नेशनल हाईवे 44 पर मानसर नागपुर महाराष्ट्र में ऐसा कार्य किया गया है। अगला ध्यान दे, आज का प्रश्न का 10वां नंबर प्रश्न है करंट का। भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी की, अर्थात वन स्थिति रिपोर्ट 2023 क्या है, कैसे है, इस पर हम एक बेहतर और सभी पूरी डिटेल जानकारी के साथ मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूं, जिसको आप लोग यहाँ पे आई बटन ऊपर, वीडियो के आई बटन के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देखिए। और तो हम लोग ध्यान देंगे कि क्या है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? भूपेंद्र यादव ने जारी की। एक कौन सा क्रम था इस वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का? तो ये 18वां क्रम था। क्या था? 18वां क्रम था। ये भी आप लोग को ध्यान देना है। तो इस पे पूरी डिटेल वीडियो हम लाएंगे और यहाँ पे उसका आई बटन मिल जाएगा, तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके। तो 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? भूपेंद्र यादव। अब ये कौन है? तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। और ये जो रिपोर्ट जारी हुई है देहरादून में जारी हुई। क्यों देहरादून में जारी हुई है? ये सब पूरा डिटेल हम उस पर डिस्कशन करेंगे। जो ये वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पर एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम पूरे डिटेल बता देंगे। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों पे
जारी होती है, अर्थात तो इसके पहले 2021 वाला जारी हुआ होगा और उसके बाद 2023 वाला जारी हुआ है। और पूछा जाए भारत में वर्तमान में कितने फॉरेस्ट या वो है वन आवरण है, वन है, तो 827 357 किमी स्क्वायर क्या है, ये वनावरण है, फॉरेस्ट है, जो पूरे क्षेत्रफल का 25.17% है। अब आपको ध्यान यहाँ रखना है कि भारत का टारगेट है 33% तक ले जाना। इसमें थोड़ा सुधार हुआ है पिछले विगत वर्षों से, तो आपको ध्यान रखना है। इस पर हमने इसलिए डिटेल वीडियो का प्लान किया ताकि आप लोगों को वहां पे पूरा डिटेल वीडियो को बता सकें। अगर उसमें इस वीडियो में अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी और अन्य क्वेश्चन करंट का नहीं डिस्कशन हो पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे आई बटन पे हमने लिंक दे देंगे और उस वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है ग्रामा, भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट, अर्थात कि किसान जो कीटनाशक का उपयोग करते हैं दवा को छिड़काव के लिए और फसलों से बचाव के लिए दवा छिड़काव करके, तो उसके लिए एक बॉडी सूट लॉन्च हुआ है, किसका क्या नाम है, किसान कवच। क्या नाम है उसका बॉडी सूट का नाम, किसान कवच। अब किसने ये लॉन्च किया है या शुरुआत किया है, तो कृषि मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना वन लाइनर के तौर पर। अगला है करेंट 12वां उत्तर पूर्वी परिषद यानी ENEC के 72वें पूर्ण सत्र, यानी उत्तर पूर्वी परिषद NEC के 72वें पूर्ण सत्र का आयोजन कहाँ किया गया, तो अगरतला में किया गया। कहाँ किया गया, अगरतला में इसका आयोजन किया गया। अब इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं, तो अध्यक्षता इसकी किए हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, अमित शाह द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई उत्तर पूर्वी परिषद की। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है, वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर है। 13 नंबर क्या प्रश्न है, वी रामासुब्रमण्यम। क्या है, वी रामासुब्रमण्यम अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहे हैं। चर्चा कारण क्या है, NHRC के नए अध्यक्ष बने। क्या बने हैं, NHRC के नए अध्यक्ष। NHRC क्या है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। वी रामासुब्रमण्यम क्या बने हैं, NHRC के नए अध्यक्ष बन गए। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति चुनाव करते किसकी, NHRC की अध्यक्ष की, और राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति करता है या नियुक्त करता है NHRC के अध्यक्ष को। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर देखा जाए तो NHRC के अध्यक्ष की समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है, और नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और कौन बन गए हैं हमारे भारत के नए NHRC अध्यक्ष, तो वी रामासुब्रमण्यम। अब देख लेते हैं हम लोग। तो मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या एक्स्ट्रा फैक्टर में हम डाल दिया है कि मुख्यतः क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या SC मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त की जाती है NHRC की अध्यक्षता के लिए। तो समझ आया, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को क्या किया जाता है, NHRC की अध्यक्षता के लिए चुना जाता है। अब NHRC की अध्यक्षता के चुनाव करने की समिति के सदस्य कौन कौन थे, कौन सदस्य भाग लेते हैं NHRC के अध्यक्ष के चुनाव के लिए, कौन कौन सदस्य में शामिल है, समिति में कौन कौन सदस्य शामिल है। तो पहला होते हैं गृह मंत्री। कौन होते हैं, गृह मंत्री, अर्थात गृह मंत्री हो गए। दूसरा लोकसभा स्पीकर। तीसरा प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है, पहले ही बता दिए। चौथा है लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता। कौन है, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता। और पांचवा राज्यसभा के उपाध्यक्ष। यानी 5 लोग कौन कौन से, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, और राज्यसभा के उपाध्यक्ष। ये सभी लोग शामिल होते हैं। और इसी समिति का अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और किसका चुनाव करता है, सब लोग मिलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसका गठन कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। आप लोगों को NHRC का मुख्यालय कहाँ है, आप लोगों को कमेंट के बॉक्स में इसका क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए हमने इसका आंसर नहीं लिखा है। तो आप लोगों को क्या करना है, NHRC अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय कहाँ है, आप लोग को बताना है।
कमेंट में। अब देखते हैं हम लोग एक्टिंग अध्यक्ष कौन थे। तो अभी पूर्व अध्यक्ष कौन थे, इनसे पूर्व अभी तो ये नियुक्त हुए वी रामा सुब्रमण्यम। इनसे पूर्व कौन थे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष कौन थे, अरुण कुमार मिश्रा। और इनका कार्यकाल लगभग जून या सितंबर में समाप्त हो जाने के कारण ये इनका अध्यक्षता जो थी, एक्टिंग अध्यक्ष बनाए गए थे। एक्टिंग अध्यक्ष को बनाए गए थे विजय भारती सयानी बनाई गई थी, एक्टिंग अध्यक्ष बनाई गई थी उनके स्थान पर तब तक। उसके बाद नए अध्यक्ष अभी चुनाव हो गया है, कौन है, वी रामा सुब्रमण्यम की नियुक्ति हो गई। अर्थात एक्टिंग अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो विजय भारती सयानी है। और पूर्व अध्यक्ष देखा जाए तो कौन, अरुण कुमार मिश्रा है। और वर्तमान में अभी नए अध्यक्ष बन गए कौन, वी रामा सुब्रमण्यम। और देखा जाए तो मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत क्या हुआ, गठन हुआ है। ऐसा मानवाधिकार का गठन कब हुआ है, तो 1993 के तहत इसे गठन हुआ है अधिनियम के तहत। और राष्ट्रीय मानवाधिकारों का गठन जो होता है ये पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है। अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो भी नियम है क्या है, इस पर आधारित ये पेरिस सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। तो इस तरह से हमने आज से करंट का वीडियो कंप्लीट किया। वीडियो के बैकग्राउंड में तो काफी सारा नॉइज अर्थात शोर होने के कारण हमने वीडियो को थोड़ा छोटा रखा है। और अभी काफी सारे करंट हैं जो आगे डिटेल अगली वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सोशल मीडिया चैनल जैसे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पड़ा है, तो आप लोग जाकर उसको फॉलो करिए। वहाँ पे डेली क्विज और अन्य जानकारियों से अपडेट किया जाता है, तो आप लोग जरूर जाकर वहाँ पे ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और हमने जैसा कि बताया कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो अभी जारी हुआ 2023 का रिपोर्ट, उसको हम यहाँ आई बटन पे हम लोग लिंक दे देंगे, तो उस पर आप लोग जाकर वो वीडियो पूरा डिटेल देखिए। और पूरा अगले 2 साल तक वो काम करने आने वाला वो वीडियो है, तो उसको भी जाकर आप लोग अच्छे से देखिए, ताकि वहां से जो भी फैक्ट बन रहे हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अगले 2 वर्षों तक वही फैक्ट काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।